हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लर्निंग अप। सो आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज के पार्ट 3 की। इसके पहले हमने दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन तक कवर किया है साइंस का। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये बेसिकली यूपी पीसीएस और बीपीएससी, यूपी पीसीएस के प्री और बीपीएससी के प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप ध्यान से अटैम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 101 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? मतलब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, विद्युत चुंबकीय है। सो आपको पता है कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो मैकेनिकल होती है। ठीक है, अगर आप ध्वनि तरंगों को एलिमिनेट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रकाश तरंगे, एक्स रे और रेडियो तरंगे, ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय होती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, आपको असत्य कथन बताना है। क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है और लोहे की तुलना में स्टील में ध्वनि की चाल कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। समुद्र जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। और आपने नॉर्मली सुना होगा कि 330 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, एयर में। लोहे की तुलना में स्टील में ध्वनि की चाल कम होती है। सो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ठीक है, स्टील में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लोहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल सॉलिड्स में होती है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसेस। ध्वनि की चाल गैसों में बहुत कम होती है। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। केवल दूसरा जो है वो असत्य है, बाकी के सत्य कथन है। पहला कथन सत्य था। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिरोध होता क्या है? किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, किसी भी करंट को रोकने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है असत्य कथन बताइए। तो एक्चुअली में ये दोनों कथन उल्टा दिया हुआ है। जो प्रतिरोध होता है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए लिखते हैं। ठीक है, आर का प्रोपोर्शन लिखते हैं एल अपॉन ए। ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए एंड बी, दोनों ही गलत है। ठीक है, 104 देख लेते हैं। कथन और कारण बताया है कि परमाणु संख्या 83 के आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जिसमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो देखिए 83 के आगे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये गलत है। जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 105 कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बी कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो देखा जाए असत्य कथन आपसे पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जैसे कि मान लो हमने बलून फुला दिया, ठीक है, उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही उससे हम एयर निकालेंगे वो फिर से अपने पुराने वाले शेप में आ जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक बार रासायनिक चेंज हो गया तो फिर से आप उसको वापस नहीं पा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आटे से आपने रोटी बना ली, तो अब वो जब रोटी बन चुकी है तो फिर से आप उससे आटा नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है और इसमें काफ़ी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा अवशोषित होती है, ये भी सही है। तो आपसे असत्य कथन पूछा है तो केवल ए असत्य हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? जो कैलामाइन है वो जिंक का ओर है, ठीक है। जिंक, जितने भी अयस्क होते हैं ओर्स के नेम वो जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आयरन का हेमेटाइट होता है, ठीक है। असत्य कथन बताना है। क्रोड क्षेत्र जैवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट होती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि मध्यवर्ती क्षेत्र जैवमंडल का क्षेत्र होता है, पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण, पर्यटन या प्रबंधन के संबंधित कार्य होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी जैवमंडल क्षेत्र का, मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व के जोन्स की, तो आपको पता होगा कि एक जो सबसे इनर क्षेत्र होता है उसको हम क्रोड बोलते हैं, फिर एक मिडिल क्षेत्र होता है और एक आउटर क्षेत्र होता है। तो जो क्रोड होता है उसमें मानवीय गतिविधियाँ एकदम अलाउड नहीं होती है, एकदम रेस्ट्रिक्टेड होती है। कोर क्षेत्र बेसिकली जो जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके लिए होता है, ठीक है। हम उस पर वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं करते, वहाँ सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इन्होंने कहा कि क्रोड क्षेत्र जो होता है उसमें मानवीय गतिविधियों की छूट होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि मध्यवर्ती क्षेत्र जैवमंडल का क्षेत्र होता है पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण पर्यटन के लिए, तो ये बात सही है कि मध्यवर्ती क्षेत्र में आप जाके उस पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। पर्यटन टूरिज्म को भी थोड़ा बहुत अलाउड है वहाँ पे, ठीक है। और जो आउटर होता है उसमें काफ़ी टूरिज्म अलाउड है, जो आसपास के लोग होते हैं वो एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। आपसे असत्य कथन पूछा था तो केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बही स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कि वो इन सीटू होना चाहिए। एक्स सीटू मतलब अपने जगह से दूसरे जगह पे जाके करना, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि एक्स सीटू नहीं चाहिए हमको, इन सीटू चाहिए। तो बीज बैंक हम दूसरी जगह पे बनाते हैं, जहाँ पे निकलता है बीज वहीं पे नहीं बनाते हैं। ये एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स जो होते हैं हम वहीं पे जीवों को वहीं पे संरक्षित करते हैं, तो ये इन सीटू का एग्जाम्पल है, तो यही सही आंसर होगा। ये एक्स सीटू का एग्जाम्पल नहीं है। जीन बैंक अगेन हम दूसरी जगह पे बनाते हैं और बोटेनिकल गार्डन्स भी हम दूसरी जगह पे बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 109 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, मतलब कि नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट आपको बताना है, ठीक है। आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। तो हरे घास का मैदान जो होता है वो नेचुरल होता है, बगीचा कृत्रिम है, झील नेचुरल होता है, गेहूं की खेती क्या होती है कृत्रिम है, मतलब हम उसको कृत्रिम तरीके से उगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होगा वो होगा हरे घास का मैदान, ठीक है, क्योंकि झील भी हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, लेक्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता और अपघटक दोनों की श्रेणी में आता है? तो जो चींटियाँ होती हैं वो उपभोक्ता भी होती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी होती हैं, और साथ ही साथ ये चीज़ों को डिग्रेड करने में, ठीक है, हेल्प भी करती हैं, इसलिए हम इसको उपभोक्ता और अपघटक दोनों मानते हैं। 111 है क्वेश्चन। पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण समान रूप से नहीं है, परंतु भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। तो ये बात सही है कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। गर्म जलवायु और अधिक वर्षा पादप एवं प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूल दशा प्रदान करते हैं। तो इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु होती है काफ़ी गर्म होती है, सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ बारिश भी खूब होती है, जो कि एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। असत्य कथन बताना है आपको, इनकरेक्ट चूज करना है। ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों की प्रजातियाँ अधिकता में पाई जाती है, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे स्थलों को हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा स्थान जहाँ पे जीव जंतुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो लेकिन उनके अस्तित्व पे भी खतरा हो, तो ऐसे एरिया को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। भारत का प्रथम हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, ये इसमें बहुत लोग डाउट हो जाएंगे, इसका विस्तार श्रीलंका तक गया है, ठीक है ना। जो वेस्टर्न घाट है हमारा, जस्ट अ मिनट, जो वेस्टर्न घाट है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका विस्तार, ये श्रीलंका वाला जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ तक गया हुआ है हमारा वेस्टर्न घाट का विस्तार, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आपको असत्य कथन बताना था, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, आपको असत्य कथन बताना था, तो असत्य कथन में आपका कोई भी नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 112 का डी,
113 देख लेते हैं। जल प्रदूषण जिसमें जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन है सुपोषण क्या है, ठीक है। तो यह एक जल प्रदूषण है जिसमें जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर ये भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रदूषक है, या फिर ये जल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि करा देता है, या फिर ये मृदा प्रदूषण का एक प्रकार है। सुपोषण आपसे पूछा है कि एक्चुअली में है क्या। तो सुपोषण जो है, सबसे पहली बात तो जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जल में जैविक और अजैविक मतलब बायोटिक और अबायोटिक दोनों पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये भूमिगत जल को इसका कोई रिलेशन नहीं है, और ये सॉइल प्रदूषण से भी रिलेटेड नहीं है। तो ए और 3 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषण है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम पैन बोलते हैं, ठीक है, ये द्वितीयक प्रदूषण है। इसके अलावा जो SO2 होता है, SO3 होता है, ये सारे प्राइमरी प्रदूषण हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे ही प्राइमरी प्रदूषण होते हैं, ठीक है। 115 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित हुआ था। दुधवा, पेरियार, मानस और काजीरंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ईयर पता होना चाहिए, तो ईयर नोट डाउन कर लीजिएगा कि दुधवा जो बना था वो 1977 में बना था। जस्ट अ मिनट। दुधवा जो बना था वो 1977, ठीक है। काजीरंगा जो बना था वो 1974 बना था। पेरियार जो बना था वो बना था 1982, और जो मानस बना था वो बना था 1990 में। सो आपको पता चल गया होगा सबसे पहले कौन सा आया था, दैट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये है 1982। निम्नलिखित में से नील गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो नील गाय होती है जो काफ़ी फसलों को हार्म करती है, उसका साइंटिफिक नेम होता है बोसिलाफस ट्रैगोकैमेलस, ठीक है। बोसिलाफस ट्रैगोकैमेलस, ठीक है। गजेला जो होता है दैट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ चिंकारा, ये चिंकारा का साइंटिफिक नेम है, गजेला बेनेट्टी, ठीक है। और इक्कस जो है वो गधे का वाइल्ड गधा जो होता है, ठीक है, जंगली गधा, उसका साइंटिफिक नेम है इक्कस हेमियोनस, ठीक है। सो इन तीनों का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं पीसीएस में। क्वेश्चन है कि पर्यावरण भौतिक और जैविक संकल्पना है। इसमें पृथ्वी के दोनों जैविक और अजैविक संगठन सम्मिलित होते हैं। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहले के बाद के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा अधिनियम कब आया था, बेसिकली आपको यही बताना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन जो हुआ था, ठीक है, वो 1986 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था, सॉरी उल्टा हो गया, एक जस्ट अ मिनट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन जो हुआ था वो 1985 में हुआ था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1986 में आया था, और एनजीटी जो बनी थी 2010 में बनी थी। अब इसके अलावा जो इसके अकॉर्डिंग हम जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब 1, 2, 3, 4 का सीक्वेंस है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 119। सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी के लिए बचाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसमें बाकी सब तो सही लिखा है, सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। हम वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाते हैं, यही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में सतत विकास के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए सही है, ए गलत है, आर सही है, ठीक है। तो 119 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 120 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का संबंध रुको और जाओ की नीति से, ठीक है। तो पहले रुको और फिर जाओ, ठीक है। इसकी जो नीति है ये है नवनियतिवाद,
ठीक है, यह नवनियतिवाद का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे के जितने भी टेस्ट सीरीज है आपको मिलते रहे। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी नहीं है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए कौन सा जो लक्ष्य होगा वो सहयोगी नहीं होगा? तो आप इसको बहुत आराम से कैजुअली अपने अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फसल चक्रण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर शेड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुष्क कृषि का विकास करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी की बहुत कमी है। ठीक है, तो ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। लेकिन अगर हम केमिकल खादों का प्रयोग करेंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारे सस्टेनेबल गोल के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मतलब कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन डी। 122 देखते हैं। कथन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में पहला सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का प्रतिवेदन किया गया था। तो सतत विकास लक्ष्य या फिर भारत सूचकांक जो आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ठीक है, इसका प्रतिवेदन 2018 में किया गया था। इस सूचकांक में 17 सतत विकास लक्ष्यों के आंकड़े शामिल किए गए थे। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा दैट विल बी, एक मिनट रुकिएगा, दैट विल बी सी। ए सही है परंतु आर गलत है। टोटल 17 सस्टेनेबल गोल है, लेकिन हमारे जब हमने अपनी नीति निकाली थी, इंडेक्स निकाली थी, तो उसमें हमने 17 को नहीं कंसीडर किया था, हमने सिर्फ 13 सस्टेनेबल गोल को कंसीडर किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। और पहला आया था 2018 में, ये इंपॉर्टेंट बात है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक इनकरेक्ट है? ठीक है, 123 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, ये तो सबको पता है। ओडिशा में देवी कौड़ा है, ये भी सही है। मेघालय में कोरिंगा है, ये इन्होंने दिया है, जबकि कोरिंगा जो है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोरिंगा जो है मैनग्रोव जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कर्नाटका में कुंडापुर है, ये सही है। ठीक है, तो कोरिंगा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? वेटलैंड्स इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो 1996 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग प्राप्त सोजत मेहंदी का संबंध किससे है? ये करंट अफेयर आ गया। सोजत मेहंदी राजस्थान का है, जिसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? तो स्टेट फूड सुरक्षा सूचकांक जो था, ठीक है, उसमें जो बड़े राज्यों में जो टॉप किया था उसने किया था सबसे गुजरात ने। ठीक है, तो और गुजरात के अलावा गुजरात फर्स्ट था, सेकेंड था केरला और थर्ड था तमिलनाडु। ठीक है, तो गुजरात फर्स्ट था, केरला सेकेंड था और थर्ड था तमिलनाडु। ये तीनों ही याद रखिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन में जो टॉप किया है वो है स्विट्जरलैंड। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। निम्नलिखित में से यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का उपविजेता कौन है? आपसे फाइनलिस्ट विनर का नाम नहीं पूछा जा रहा है, रनर अप का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो विनर थी हमारी एम आर रादुकानो, लेकिन रनर अप थे लैला एंड एनी फर्नांडिस। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किसके मध्य होता है? जो समुद्र शक्ति है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है, और भारत और जापान के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है ये भी आप मुझे बताइएगा। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर की लेखिका कौन है? ठीक है, ये एक बुक है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। इंदिरा नूई जो है, इन्होंने इस बुक को लिखा है, ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। एक सेकेंड, हाँ। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से नहीं थे? ठीक है, तो भौतिकी का जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और पारिसी, मनाबे, हैसलमैन और पारिसी को मिला था। डेविड जूलियस इससे रिलेटेड नहीं है, इनको चिकित्सा में मिला था नोबेल प्राइज़। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल बालिका गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सो 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया है। काफ़ी इनके स्पीचेस, इनकी चीज़ें काफ़ी वायरल हुई थी जब कोविड-19 काफ़ी पीक पे था, तो इनके बहुत सारे रिकमेंडेशंस लोगों ने बहुत फॉलो किए थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। क्वेश्चन है 134, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? ठीक है, तो 116 देशों की रैंकिंग थी जिसमें इंडिया सगुन की रैंक में है, 101, याद रखिएगा। ठीक है, 101 पे है इंडिया की रैंक इस बार। ठीक है, 135 देख लेते हैं। जलवायु सुभेद्यता सूचकांक, क्लाइमेट वल्नरेबल इंडेक्स, ठीक है, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है बेसिकली ये। इससे रिलेटेड आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, सूचकांक को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, एक गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है, द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी जलवायु घटनाओं के लिए अत्यंत संवेदनशील राज्य है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, 2020 में फ्रंट रनर अप की श्रेणी में आने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो फ्रंट रनर अप की बात करें तो कर्नाटक और राजस्थान फ्रंट रनर अप की श्रेणी में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 50वें अमिताभ बच्चन को था और जो 51वां था उसमें रजनीकांत को सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन बी होगा। तो 50 और 51 दोनों ही याद रखिएगा। 138 देखते हैं, उबेर कप और थॉमस कप के विजेता कौन है? ठीक है, 138 का हो जाएगा, चीन जो है वो उबेर कप जीता था और थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता था। ठीक है, और हमें बताइएगा आप कमेंट करके कि ये उबेर कप और थॉमस कप है, ये किस खेल से रिलेटेड है? शीहे द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला अन्वेषण उपग्रह है, तो पहले तो ये हमें पता करना है कि शीहे है किसका। ठीक है, तो ये चीन का आप कह सकते हो कि स्पेस वाला प्रोग्राम है, और यह किसके लिए भेजा गया है? तो पहला जो भेजा गया सौर अन्वेषण उपग्रह है ये, तो ये मतलब सन के रिलेटेड रिसर्च के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत और गैप है के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास 2021 की 17वें संस्करण का आयोजन हुआ था। तो पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास जो है बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है, मतलब यूएसए से होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में, और इसका आयोजन जो इस बार हुआ है वो अलास्का में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 141, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य के लिए इस बार का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो अब्दुल रज्जाक गुनराह को मिला है, जो कि बेसिकली तंजानिया से रिलेटेड है। 142 है कि पीएम जो नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं कि पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्थल वार्ता का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2+2 जो आयोजन हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। वतन प्रेम योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जो वतन प्रेम योजना है, ठीक है, वो गुजरात से रिलेटेड है। और ये बेसिकली रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता फिरदौसी कादरी का संबंध है? ठीक है, तो इस बार आपको पता होगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 5 लोगों को मिला है। ठीक है, और इनका जो फिरदौसी कादरी है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है,
और फिरदौसी कादरी जो है वो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एक वैज्ञानिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 146। संघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्राध्यक्षों की शिखर बैठक का आयोजन सितंबर 2021 में दुशानबे ताजिकिस्तान में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस बैठक में ईरान को SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। तो ये बात भी सही है, ईरान एक नया मेंबर बन गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ईरान 9वां मेंबर है SCO का। इसके पहले 8 मेंबर्स थे और इस बार ईरान नया जुड़ा है। 147 देख लेते हैं। सितंबर 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑकस नामक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के गठन की घोषणा की गई। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक इस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ये आप दिमाग लगा के थोड़ा सा कर सकते हैं। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया और जस्ट अ मिनट, तो ये हो गया US और ब्रिटेन, UK हो गया। यहाँ पे AUKAS है, यही मैं देख रही थी। हाँ, ऑकस ऐसा है कुछ, AUKUS। तो US से US, UK से ब्रिटेन और A से ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ये तीनों इसके साझेदार हैं। न्यूजीलैंड का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 148 देख लेते हैं। शांतिपूर्ण मिशन 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास था जिसे नाटो के सदस्य देशों ने भाग लिया था। इसका आयोजन रूस के ऑरेनबर्ग में किया गया था। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। ये ऑरेनबर्ग में किया गया था रूस के, लेकिन ये नाटो का अभ्यास नहीं था। ठीक है, ये SCO का था। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की व्यापक समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? ठीक है, तो एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है प्रोफेसर वसुधा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। ठीक है, NCC के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बैजयंत पांडा इस समिति को लीड कर रहा है। ठीक है, बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में NCC से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 400 डेज नंबर है, चेतन भगत की बुक है, बिल्कुल सही है। इंडिया स्टोरी बिमल जालान की, बैक टू द रूट्स अनुराधा रॉय, और अनफिनिश्ड जो है प्रियंका चोपड़ा की है। तो इंडिया स्टोरी भी सही है और अनफिनिश्ड भी सही है। बैक टू द रूट्स गलत दिया हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। बैक टू द रूट्स जो बुक है ये तमन्ना भाटिया ने लिखी है, तमन्ना भाटिया की बुक है। सो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसके साथ ही साथ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट हम सीरीज़ लेके आएंगे वो बेसिकली यूपी स्पेशल, सेंसेक्स और जितने भी यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे इन सब का मिक्सचर होगा। ठीक है, सो तब तक के लिए धन्यवाद।